नमस्ते। स्वागत है आपका ज्ञान गंगा बाई विकास में। इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं हमारी मैथ्स की एक नई चैप्टर की सीरीज ज्योमेट्री या ज्यामिति। ये एडवांस मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हम इसके साथ साथ हमारी जो अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पहले टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम के चैप्टर्स पूरे कंप्लीट किए PYQs के साथ। अभी हम परसेंटेज चैप्टर को डील कर रहे थे। परसेंटेज में भी हमने बहुत सारे पार्ट्स में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस किए हैं और सॉल्व किया है बिल्कुल बेसिक से। परसेंटेज का वो जो चैप्टर है वो चलता रहेगा, साथ ही साथ हम ज्योमेट्री को भी कंटिन्यू करेंगे, जिससे हम इससे क्या होगा कि हमें कम टाइम में ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे सवालों को, और इससे हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ज्योमेट्री जो है ये SSC CGL हो गया, या फिर RRB NTPC, SSC CHSL जैसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल क्वेश्चंस आते हैं इससे, बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में होते हैं। क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होते हैं? एंगल्स पे, ट्राइंगल्स पे, सर्कल, मेंसुरेशन भी इस पे बेस्ड है, वो भी हम इसके बाद देखेंगे। साथ ही साथ जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। फिर ये बहुत स्कोरिंग है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आसानी से कर सकते हैं हम लोग। इसके साथ साथ जितने भी PYQs है, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स है, ये सब भी हम सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में, जो कि ज्योमेट्री का पहला वीडियो है, पहला पार्ट होने वाला है, इसमें हम लोग पहले पॉइंट्स के बारे में समझेंगे, एकदम बेसिक कि पॉइंट क्या होता है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। फिर देखेंगे हम कि ये लाइंस क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइंस और कर्व्ड लाइंस क्या है, लाइन सेगमेंट और रे क्या होता है ये समझेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस ये देखेंगे। फिर इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हुए हम कंकरेंट लाइन समझेंगे, वो क्या होता है, कोप्लैनर, नॉन कोप्लैनर लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, और एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा क्योंकि हमारा टॉपिक भी बहुत वास्ट है, साथ ही साथ हमें PYQs भी बहुत सारे सॉल्व करने हैं। हमारे एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, जल्दी एग्जाम के फॉर्म्स भी फिल होंगे SSC CGL के, और एग्जाम भी टाइम पे कंडक्ट होगा। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और हमारा जो सिलेबस है वो मैक्सिमम ख़त्म हो चुका हो। तो इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है इसमें जो हम पढ़ेंगे वो है पॉइंट या फिर बिंदु। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बिंदु क्या होता है ना, कि किसी भी एक ज्योमेट्री में, किसी भी एक प्लेन पे, जैसे ये एक आपको पेज दिख रहा होगा, ये पूरा एक प्लेन मान लेते हैं हम इसको, तो उसमें कोई हमें पोजीशन बतानी है। जैसे ये एक पोजीशन, तो यहाँ पे एक डॉट दे देंगे। डॉट मैंने बहुत छोटा बनाया है, दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं बड़ा बनाता हूँ थोड़ा, ताकि विजिबल हो आसानी से। तो ये जो बिंदु है, ये जो डॉट है, इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। मैंने बड़ा बनाया है, लेकिन पॉइंट जो होता है ना वो एकदम छोटा सा होता है, इस तरीके का। पॉइंट में इसका ना ही लेंथ होता है कोई, ना ही कोई ब्रेथ होता है, और ना ही हाइट होता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है। डायमेंशन लेस एक ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ना ही लेंथ होगा, ना ही विड्थ होगा, और ना ही हाइट होता है। इसका कोई साइज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बताता है। ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? डॉट से। और ज्योमेट्री में ये जो पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट मैंने लिखा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसका नाम हम लिखते हैं अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट से A। जैसे ये एक पॉइंट है तो इसका नाम रख दिया A। ये एक पॉइंट है, इसका नाम हो गया B। एक तीसरा पॉइंट लेते हैं, इसका नाम रख दिया C। इसी तरीके से हम ढेरों पॉइंट बना सकते हैं, किसी का नाम X रख दिया, किसी का नाम Y रख दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। ठीक है। तो पॉइंट्स क्या है? बस एक प्लेन में पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका ना ही कोई लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, और ना ही हाइट होता है। इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नामकरण जो होता है वो ABC कैपिटल अल्फाबेट से होता है। उसके बाद देखते हैं लाइन। अब ये लाइन क्या होता है?
जैसे अभी हमने पढ़ा पॉइंट, जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को, ये बहुत सारा पॉइंट है, मैंने थोड़ा दूर दूर बनाया है लेकिन ये पास पास में होंगे, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम लोग मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो आकृति बनती है ये लाइन कहलाती है। या फिर ऐसे बना लें, ये बहुत सारा पॉइंट है, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये भी क्या कहलाएगी, लाइन या फिर रेखा कहलाएगी। तो अगर हम इसको पढ़ें कि एक रेखा कई बिंदुओं को जोड़कर बनता है, बहुत सारे बिंदुओं को जोड़कर बनाया जाता है रेखा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इसकी लंबाई है लेकिन चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। देख पा रहे हैं हम कि ये जो लंबाई है ना, इसकी कुछ ना कुछ यहाँ लंबाई होगी 2 मीटर 5 मीटर, पर इसकी ना ही कोई ब्रेथ होता है ना ही कोई हाइट होता है, ऊंचाई और इसकी चौड़ाई नहीं होती है। और ये दोनों डायरेक्शन में अंत तक फैला हुआ होता है, बोथ डायरेक्शन में विदाउट एनी एंड। ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ते जाता है, पॉइंट्स को जब जहां तक मिलाते जाएंगे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसका कोई भी प्रारंभ, क्योंकि दोनों ही दिशा में ये बढ़ते जा रहा है, तो इसकी वजह से इसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। बहुत इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना होता है ये, और ये दो तरीके का होता है, एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व्ड लाइन। जैसा कि मैंने बनाया, ये जो सीधी रेखा बनाई है ये हमारी स्ट्रेट लाइन कहलाएगी, और ये जो टेढ़ी सी रेखा है ये कर्व्ड कहलाएगी। कर्व्ड लाइन हुआ जो बेंड हो गया है, ये मुड़ गया है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुड़ गया है। सीधी लाइन ऐसी होती है जो मुड़ती नहीं है, एकदम चलती जाती है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे मैंने बना लिया एक स्ट्रेट लाइन, तो या एक छोर को और दूसरे छोर को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ए और बी दिखा लिया, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए और बी के ऊपर इस तरीके से एरो बनाते हैं दोनों तरफ एरो का क्या मतलब है कि ये लाइन है और इसका ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट है, ये दोनों तरफ एक्सटेंड होते चला जा रहा है। तो ए बी और इसके दोनों तरफ एरो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं कि ये रे क्या होता है। ये भी लाइन की तरह ही छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला के बनता है, मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे लाइन में ना ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ना ही एंड पॉइंट था, लेकिन एक रे का हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे कि एक लाइन बनाते हैं हम लोग, ये मेरा लाइन है, लाइन के ही कोई एक हिस्से से रे बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं इस हिस्से को पकड़ लेते हैं हम, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ से ये शुरू हुआ है, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें मिल गया है, पर इसका एंड पॉइंट जो है वो नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पे एरो के माध्यम से दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये इन्फाइनाइटली एक्सटेंड होता है एक डायरेक्शन में, शुरुआत तो होता है पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, एरो से, इस तरीके के, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट तो है, ये पॉइंट से शुरू हो रहा है लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है हमें नहीं पता, तो इसीलिए एरो बना देते हैं। और इसका भी नाम हम लोग ए और बी से दिखाएंगे, पर ए बी के ऊपर याद रखेंगे कि जैसे लाइन में दोनों तरफ एरो बनाते थे, क्योंकि ना ही खत्म होता है और ना ही स्टार्ट होता है, मतलब एंड पॉइंट भी नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, लेकिन रे का एक पॉइंट तो फिक्स होता है, दूसरे पॉइंट का पता नहीं होता है, इसीलिए सिर्फ एक तरफ एरो बनाते हैं। ये रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका है और ये लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है ना, जैसे ये हमारा लाइन है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, बीच में से दोनों तरफ से काट लेंगे। तो ये जो हिस्सा मिला हमको, ये जो फिक्स हिस्सा मिला है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स है और जिसका एंड पॉइंट भी फिक्स है, ऐसे को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यही कहलाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स और एंड पॉइंट भी फिक्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ, लाइन का एक पार्ट है जिसके दोनों पॉइंट्स फिक्स है। इसका डेफिनेट लेंथ होता है एक, इट डज नॉट एक्सटेंड इनफाइनेटली। ये रे और लाइन की तरह इनफाइनेटली एक्सटेंड नहीं होता है, इसका खत्म हो जाता है। ये फाइनाइट नंबर से बना होता है, जैसे
रे और लाइन जो होता है ना, उसका तो रे में एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंड पॉइंट नहीं पता होता है। लाइन में दोनों पॉइंट ही नहीं पता, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बने होते हैं। पर लाइन सेगमेंट ना दोनों ही पॉइंट पता है, तो ये फाइनाइट मतलब सीमित संख्याओं से बने हैं, ये ध्यान रखना है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे लाइन को रिप्रेजेंट किया हम लोग ए बी, दोनों तरफ एरो लगा दिया। ए बी रे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरफ एरो लगा दिया। और ये जो लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट को अगर ए मान ले, दूसरे को बी मान ले, तो इसको सिंपली हम ए बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ए बी के ऊपर इस तरीके से सीधी लाइन, किसी तरफ भी एरो नहीं देंगे, क्योंकि इसका दोनों पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग सिर्फ ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी लिख लें, सी डी लिख लें, ए सी लिख लें, कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट का नाम रख देंगे और एक एंड पॉइंट का नाम रख देंगे, दोनों को मिला के वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या है ना कि थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये हमारा एक लाइन है, तो यहाँ पर इस लाइन के ऊपर क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो ऐसे लाइंस, सॉरी ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हो, एक लाइन पर, इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और ऐसे पॉइंट जो अलग अलग लाइन पे लाई करते हैं, अलग अलग लाइन पे होते हैं, उनको हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा कि एक लाइन पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स को लीनियर पॉइंट कहलाएंगे, और अलग अलग लाइंस पे पड़ने वाले पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब देखते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, जब लाइनें क्या होती हैं आपस में, जैसे एक ये लाइन हो गया, एक दूसरा ये लाइन हो गया, तो ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, काट रही है, यहाँ इस पॉइंट पर मिल रही है, ये वाली पॉइंट पर, तो ऐसे लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। एक और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये 3 लाइन हो गई, तीनों आपस में इंटरसेक्टिंग है। 4 लाइन भी हो सकती है इंटरसेक्टिंग, तो कितने भी लाइन अगर ये लोग मिल रहे हैं, तो ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स की खासियत ये है ना कि अलग अलग एंगल्स बनाते हैं, जैसे ये एक एंगल बना है, ये एक एंगल बना है, ये एक एंगल बना है। तो इसको हम बारीकी से इस वीडियो में आने वाले अगले टॉपिक में देखेंगे। पहले एंगल समझ लेंगे क्या होता है, फिर ये सारे एंगल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन हमारा कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन। ठीक है, जब ये दोनों लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करें कि इन दोनों के बीच का जो कोण हो, जो एंगल हो, वो 90 डिग्री का बने, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना 4 इस तरीके के राइट एंगल बनेंगे, सब 90 डिग्री के होंगे। और याद रखेंगे कि जैसे ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री पे है, तो इसको हम लोग एंगल को ऐसे ब्रैकेट मतलब रेक्टेंगल बना के शो करते हैं, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर 90 डिग्री नहीं है और कोई और एंगल है, तो उसको हम लोग ऐसे गोले की तरह, आर्क की तरह बनाते हैं एंगल दिखाने के लिए। पर जब भी 90 डिग्री होगा तो ऐसे स्ट्रेट एक रेक्टेंगल की तरह या स्क्वायर की तरह बनाएंगे हम। ठीक है, बॉक्स की तरह। अब देखते हैं ये कंकरेंट लाइंस क्या होती है। समवर्ती रेखाएं, इनको हम हिंदी में समवर्ती रेखाएं बोलते हैं। 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जब एक ही सिंगल पॉइंट पे मिलते हैं ना, तो उनको कंकरेंट लाइंस बोलते हैं। जैसे ये और ये तीनों यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये तीनों लाइन जो है, जैसे कि मैं नाम रख लेता हूँ, पहली लाइन का नाम रख लिया ए बी, दूसरी का सी डी और तीसरी का ई एफ। तो ये तीनों लाइंस ए बी, सी डी और ई एफ, ये कहलाएंगे हमारे कंकरेंट लाइंस। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा, 4 भी हो सकता है, एक और बना लेंगे हम यहाँ पे, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू। तो ये चारों क्या हो जाएंगे, कंकरेंट लाइंस हो जाएंगे। और जो कॉमन पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट जो कॉमन है, ठीक है, ये वाला, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, समवर्तन बिंदु। ये भी आप याद रखिए।
अब है को प्लानर या फिर नॉन को प्लानर लाइंस। अब ये को प्लानर या नॉन को प्लानर लाइंस क्या होता है? प्लेनर, प्लेनर से ही समझ में आ रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन्स की बात कर रहे हैं। प्लेन, जैसे ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इस पे, ये वाली चीज, ये पूरी की पूरी एक पेज जो है या बोर्ड बोल ले, ये क्या है? ये हमारा एक प्लेन है। तो ऐसे लाइन जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? को प्लानर लाइंस कहलाते हैं। ठीक है, समतलीय रेखाएं एक ही समतल पे, एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। ठीक है, ये ना पैरेलल भी हो सकती हैं और इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, मतलब उससे मतलब नहीं है। जैसे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल है, नॉन पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है, ये सारी एक ही प्लेन पे है तो को प्लानर कहलाएगी। पैरेलल लाइंस क्या होती है ये भी हम आगे देखेंगे। और नॉन को प्लानर पॉइंट्स क्या है? ऐसे पॉइंट, ऐसे लाइंस जो एक ही प्लेन पे लाइन नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही प्लेन पे लाइन नहीं करता है, तो ये पैरेलल और इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकता है। ये याद रखिए, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग होने के लिए ना इनको क्या चाहिए? एक ही प्लेन पे लाइन होना पड़ेगा। अगर एक लाइन जो है दूसरे प्लेन पे है, एक लाइन किसी तीसरे प्लेन पे है, तो ये दोनों ना ही पैरेलल होंगे ना ही एक दूसरे को काटेंगे। तो ये तो बेसिक्स है, आपको बस याद रखना है। एसएससी के एग्जाम्स में कभी कभी इससे बेसिक से भी सवाल पूछ लेते हैं। तो अब देखते हैं पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। पैरेलल लाइन सिंपल सा है कि जैसे ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, एक और हमने स्ट्रेट लाइन बनाया। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का जो गैप है ना, ये जो गैप है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमेशा बराबर रहेगा। ऐसे लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के समझना है तो हमारी रेल की पटरियां, रेल की पटरियां जो क्या होती है, ट्रैक जो होता है वो एकदम आपस में इक्वल डिस्टेंस में चलती जाती है। ऐसे लाइन को पैरेलल लाइन बोलेंगे। दे नेवर मीट ईच अदर, क्योंकि ये इनके बीच में दूरी समान है तो आपस में कभी मिलेंगे नहीं, हमेशा एक ही डिस्टेंस पे रहते हैं, ये लोग समान दूरी पे रहते हैं। ये इन्फाइनाइटली दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकते हैं और ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते। नॉन पैरेलल लाइन इसके उल्टा होता है कि ये इंटरसेक्ट कर देंगे, ये ना दोनों के बीच में दूरी समान नहीं होती है, किसी भी पॉइंट पे क्रॉस कर सकते हैं, और ये दे में फॉर्म एंगल्स व्हेन दे इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट करेंगे तो एंगल तो बनेगा ही। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लिया कि ये लाइन एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में ऐसे दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये दिखाता है कि ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का इनका तरीका होता है। अब देखते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन, अनुप्रस्थ रेखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। जैसे ये एक लाइन बना ली हमने, ये एक लाइन बना ली, ये दोनों क्या है? दोनों पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस को जब कोई एक तीसरी रेखा ऐसे कट करती है तो ये कट करने वाली रेखा जो है यही कहलाती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अनुप्रस्थ रेखा। अब इसके काटने से क्या होता है ना, ये देखो, एक ये, एक ये, एक ये, यहाँ पर उसी तरीके से ये और ये, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, ये 8 एंगल्स, इनकी रिलेशन, इनकी प्रॉपर्टी जानना, तो ये हम आगे वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। तो याद रखना है ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? जब दो पैरेलल लाइंस को या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस भी हो सकते हैं उनको कट करने वाली रेखा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अब आते हैं हम अपने कोण, एंगल। देखो एंगल क्या होता है ना, कि हमने बना लिया एक रे, ठीक है, एक रे ड्रॉ किया, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अब ये रे क्या करेगा ना, ये रे ना रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट हो सकता है। ठीक है, जब इस रे को रोटेट कराएंगे तो ये रे मान लेते हैं यहाँ पे आकर रुका, तो ये दोनों रे के बीच में ये जो जगह बनी है, ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है, इसको ही हम बोलते हैं एंगल्स, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं कोण। ठीक है, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं।
ये हमारा रे है, ये क्या होगा ना, ये पूरा एक कंप्लीट इस तरीके से चक्कर लगा सकता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर घूमते 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 वापस इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। तो ये क्या होता है ना, एक पूरा गोला बन जाता है। तो मैं एक बार जरा ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो रे है ना, मान लेते हैं कि पहले यहाँ पे आई, फिर इस तरीके से यहाँ पे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर वापस चली जाएगी। तो ये जो पूरा एक हमको पूरा एक सर्कल देखने को मिल रहा है, ये पूरा एंगल बनता है, कोण बनता है। तो यहाँ पे क्या है ना, इस पूरे कोण को, ये जो पूरा कोण है, ये पूरा जो स्पेस बन रहा है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई रेखा यहाँ से ये शुरू होके वापस यहीं पर आ गई। तो ये जो एंगल बनता है ना, इसको हम अपने सुविधा अनुसार इसको मान लेते हैं कि ये 360 बना है, और इसकी यूनिट को हम डिग्री से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लिया हमने 360। अब क्या है ना कि हमने इसको 360 डिग्री ही क्यों माना, क्योंकि 360 जो है ना, अगर हम इसको डिवाइड करें ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइजर्स मिलते हैं। जैसे ये 1 से भी जाता है, 2 से भी जाएगा, 3 के टेबल से भी जाएगा, 4 से भी जाता है, 5, 6, इस तरीके से 8 से भी जाएगा, फिर 9 से भी जाएगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम डिवाइजर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा ना, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे, तो हमें फ्रैक्शंस में डील नहीं करना पड़ेगा। तो इस पूरे सर्कल को हमने कितना मान लिया, 360 डिग्री। तो अगर क्या हो कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे यहाँ बनाता हूँ, कोई एक ये रे है, यहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वो क्या कर रहा है ना, ये घूम कर, पूरा नहीं घूम रहा है, सिर्फ आधा घूम रहा है यहाँ तक। मतलब यहाँ से घूम कर वो कहाँ आ गया, इधर आ गया, आधा घूम रहा है। तो पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, तो आधा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यानी एक स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल बनता है ना, ये कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 का आधा करेंगे, जैसे ये एक लाइन हो गया, 180 का आधा किया, ये एक लाइन हो गया, तो ये जो एंगल बना, ये कितना बना, ये बना 90 डिग्री। इसका आधा करेंगे तो 45, उसका आधा करते करते जाएंगे, तो फिर हमने मेजर करके लिख लिया कि एक डिग्री कितना होगा, 15 डिग्री कितना होगा। तो ये एंगल्स बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो यही डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स के बेसिस पे हमने एंगल्स को डिवाइड किया है टोटल 6 कैटेगरी में। तो वो कैटेगरी अब हम पढ़ते हैं। जो पहला टाइप है हम पढ़ेंगे, उसका नाम है एक्यूट एंगल। अब ये एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है ना, ऐसा एंगल जो जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होती है, 0 to 90, ऐसे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो एंगल बना है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये एक एक्यूट एंगल है। उसी तरीके से दूसरा जो एंगल पढ़ेंगे वो है राइट एंगल। राइट एंगल क्या है कि एंगल जो है, राइट का मतलब हो गया 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, और ये 90 के बराबर होगी, इसका मतलब 90 डिग्री के बराबर होगी, ना ही कम ना ही ज्यादा। ऐसे एंगल्स को हम राइट एंगल बोलते हैं, और वो इस तरीके से होता है। ठीक है, एकदम दोनों स्ट्रेट लाइन पे होंगे ऐसे। ये जो एंगल बनेगा, इसको हम ऐसे बॉक्स की तरह दिखाएंगे, 90 डिग्री। तीसरा जो एंगल है वो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है कि एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, मतलब 90 से लेकर 180 तक। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है इसमें, कि इसमें ऑब्ट्यूज में 90 डिग्री भी कंसिडर नहीं करते हैं, 180 भी कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एक्यूट में 0 डिग्री
जीरो डिग्री कर सकते हैं, जीरो डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम लोग जीरो एंगल बोल देते हैं, पर 90 डिग्री को कंसिडर नहीं करना है हमको, इतना ध्यान रखना है। 90 डिग्री अगर हो गया तो वो राइट एंगल कहलाएगा। चौथा जो टाइप ऑफ एंगल है वो है हमारा स्ट्रेट एंगल। यानी ऐसे एंगल जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे बने हो। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे बना हुआ ये जो एंगल है, ये एंगल कहलाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल, और जिसकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होती है। उसके बाद जो एंगल है वो है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल में ऐसे एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू 180 से तो ज़्यादा होगी लेकिन 360 से कम होगी। इसमें 180 और 360 इंक्लूड नहीं है। जैसे ये एक लाइन बना लिया हमने और ये एक एंगल बना लिया, ये जो एंगल बना है ना ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अच्छा, और एक बात यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया, तो इस एंगल का नामकरण कैसे करेंगे। अच्छा चलिए, मैं नामकरण टाइप ऑफ एंगल के बाद बता देता हूँ। रिफ्लेक्स एंगल हो गया, और छठा जो एंगल है इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है कि जब ये एक लाइन है, ये लाइन घूम के वापस यहीं पर आ गई, उसी पे ओवरलैप हो गई, तो ये जो पूरा एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री होता है, और इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका नाम कैसे रखेंगे। ठीक है, एंगल्स का नाम कैसे रखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना डायग्राम में, या फिर क्वेश्चन लिख कर दे देता है कि ये एंगल DEF, तो अब हमको पता ही नहीं रहेगा कि वो कौन एंगल की बात कर रहा है, तो हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये उसका एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये एक रे है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये वाली पॉइंट सी है। तो हमको ये वाले एंगल को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली एंगल ए। ठीक है, ये एंगल का सिंबल है, एंगल ए, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ए पॉइंट पे ये बना हुआ है, तो एंगल ए। या फिर लेकिन जैसे मान लेते हैं कि ये एक एंगल हो गया, यहाँ पर बीच में हमने एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाले पॉइंट का तो एक ही पॉइंट है, तो नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल को हम उस केस में एंगल ए नहीं बुला पाएंगे। ये वर्टेक्स ए पे बन तो रहा है, पॉइंट ए पे बन रहा है, लेकिन पॉइंट ए पे तो दो एंगल्स बन रहे हैं ना, कौन सा एंगल ए की बात हो रही है। तो याद रखना है कि ए जो है सिंपली जब एक पॉइंट पे एक ही एंगल बने तो ए से रिप्रेजेंट कर ले, लेकिन पूरा जो नोमेनक्लेचर है वो हमें अच्छे से आना चाहिए। जैसे ये वाला, हमको ये एंगल की बात करनी है, तो ये एंगल कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से आया 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 ए पे गया, फिर ए से कहाँ गया, बी पे, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे एंगल सी, फिर ए पे आया, फिर बी पे गया, ऐसे। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे गया, फिर सी पे गया, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल BAC। तो ये नाम लिखने का तरीका याद रखिए। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये एक एंगल है, इसका नाम है ABC, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ABC या फिर एंगल CBA। ठीक है, और एक चीज़ ये भी गौर कीजिएगा कि ये जो वर्टेक्स है ना, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में रहेगा, चाहे आप कहीं से भी नाम लिखिए। यहाँ पे बी पॉइंट पे बन रहा था तो बी बीच में। ठीक, जैसे एक स्ट्रेट लाइन बना लिया हमने, एक ये स्ट्रेट लाइन बना लिया, फिर एक और स्ट्रेट लाइन बना लिया, इस पॉइंट का नाम रख लिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ही एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों का नाम बताना है। तो इस एंगल का नाम हम क्या लिख सकते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC, या फिर उल्टा करके भी लिख सकते हैं एंगल CAB। और ये वाला एंगल का नाम रखना हो तो क्या रखेंगे, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे जा रहा है, फिर डी पे जा रहा है, तो
इस एंगल का नाम हम लिखेंगे CAD या फिर एंगल DAC। ठीक है, तो आई होप कि नाम लिखना आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पैरेलल लाइंस था, पहले ड्रॉ करते हैं सबसे पहले पैरेलल लाइंस। तो ये हमने ड्रॉ किया, एक लाइन ये, एक लाइन ये। ठीक है, दोनों के बीच में गैप बराबर है, पैरेलल लाइंस है। अच्छा, और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, दो लाइंस को पैरेलल दिखाने के लिए ना हम उन दोनों के ऊपर इस तरीके से एरो बना देते हैं। तो यानी ये दोनों लाइन पैरेलल है। इनका नाम रख लिया हम लोग AB और CD। तो ये क्या हो जाएगा कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है यहाँ तक। अब हमने क्या किया, एक तीसरा लाइन ड्रॉ किया। तो ये क्या हो गया, इस लाइन का नाम रख लेते हैं E और F। तो EF क्या हो गया, EF हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि एंगल बनेंगे। एक एंगल ये बन रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इन 8 एंगल, सॉरी 2 एंगल यहां भी बन रहे हैं, इनको मार्क करना भूल गया मैं। इन 8 एंगल्स को, इन 8 एंगल्स का नाम आप बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए मुझे, बताइए 8 एंगल्स का नाम क्या लिखेंगे। जिस तरीके से हमने अभी सीखा उसी हिसाब से हम नामकरण करेंगे इसका। हाँ, यहाँ पर 2 नाम और रखने पड़ेंगे हमको, कि जैसे इस AB को EF इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P, और ये CD को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं Q। तो अब हमको 8वें एंगल का नाम बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एंगल है पहला वाला, अच्छा मैं इरेज कर लेता हूँ, एक एक ड्रॉ करके फिर आपको बताता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पहले एंगल की बात करते हैं, ये वाला एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, तो ये शुरू हो रहा है E से, जा रहा है P पॉइंट पे, फिर यहाँ पे आ रहा है B पॉइंट पे। तो इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल EPB, या फिर BPE भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये एंगल है, इसका नाम क्या रखेंगे, ये EPA। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ एंगल EPA, या फिर APE भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये जो एंगल बन रहा है ये हो जाएगा BP, और ये B से स्टार्ट हो रहा है ना, B से स्टार्ट होकर P पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो हम या तो इसका नाम लिख सकते हैं BPQ, क्योंकि ये पॉइंट Q तक जा रहा है, या फिर हम F भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्सटेंड होके आगे F तक भी गया है। तो हम इसको BPF भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जो आपको अच्छा लगे। ये वाला एंगल, इसको भी सिमिलरली हम APQ या फिर APF लिख सकते हैं। इस एंगल को देखते हैं, ये एंगल शुरू हो रहा है कहाँ से, P से, E से शुरू भी हो रहा है, तो हम लोग PQD या फिर EQD भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, नोमेनक्लेचर आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आराम से अब किसी भी एंगल का नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं सारे एंगल्स का नाम जल्दी जल्दी रख देता हूँ जिससे थोड़ी सी समय बचे। आप खुद से नाम रखिए और देखिए कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब हमें इन 8 एंगल्स के ना रिलेशन के बारे में पढ़ना है, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इन एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। और फिर हम इस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि इस पूरे कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। प्रीवियस ईयर में भी इस टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चन आए, रिसेंटली आए हैं, आरआरबी एनटीपीसी में तो भर भर के आए हैं, सीजीएल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। तो रिलेशन देखेंगे, स्ट्रेट एंगल्स, कंप्लीट एंगल्स के बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और साथ में कुछ और फार्मूलाज और कुछ और एंगल्स के बारे में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए
और लाइक कीजिए वीडियोस को अगर पसंद आ रहा है। कहीं भी डाउट हो, कहीं भी परेशानी आ रही हो तो कमेंट करके बताइए, मैं श्योर उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालूंगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।